रात का सन्नाटा अब बारूद की गंध और गोलियों की आवाज से टूट चुका था। सेक्टर 9 का वो पुराना वीरान गोदाम अब किसी युद्ध के मैदान में बदल गया था। चांद की रोशनी धूल के बादलों में खो गई थी। आर्यमन एक पुराने लोहे के खंभे की आड़ में खड़ा था। उसके सीने में आग धधक रही थी, सिर्फ दुश्मन को मारने की नहीं, बल्कि अपने उन सवालों के जवाब पाने की जो उसे बेचैन कर रहे थे। उसके हाथ में काले रंग की पिस्तौल कसकर जकड़ी हुई थी। उसकी सांसें स्थिर थीं, दिल की धड़कन काबू में। यही वो आर्यमन था जिसे दुनिया नहीं जानती थी, जो बोर्ड रूम में कलम नहीं, जंग के मैदान में हथियार चलाता था। सामने से गोलियों की बौछार हुई, लोहे की दीवारों पर चिंगारियां उड़ी। विक्रांत, जो आर्यमन से कुछ फीट की दूरी पर छुपा था, चिल्लाया, बॉस कवर लो, ये पूरी तैयारी से आए हैं। आर्यमन ने परवाह नहीं की। उसकी निगाहें उस गोदाम के अंदर भाग रहे परछाइयों पर थीं। उसने इशारा किया, हमला। आर्यमन और उसकी टीम आगे बढ़ी। आर्यमन ने पहली गोली चलाई, सटीक निशाना। एक गुंडा जो खिड़की से झांक रहा था, धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। लेकिन अब आमने सामने की लड़ाई थी। आर्यमन ने अपनी बंदूक बेल्ट में खोस ली और मुट्ठियां कस लीं। उसे पता था कि डॉली के आदमी आसानी से नहीं टूटेंगे। सामने से एक लंबा हट्टा कट्टा गुंडा दौड़ता हुआ आया। हाथ में लोहे की रॉड थी। वो सीधा आर्यमन पर झपटा। आर्यमन हिला नहीं। जैसे ही रॉड उसके करीब आई, उसने बिजली की रफ्तार से झुककर वार को बचाया और सीधा उस गुंडे के पेट में एक जोरदार घुटना मारा। गुंडे के मुंह से खून और थूक निकला। आर्यमन ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे घुमाया और एक सख्त घूंसा उसके जबड़े पर दे मारा। हड्डी चटकने की आवाज साफ सुनाई दी। वो गुंडा बेहोश होकर ढेर हो गया। तभी दूसरा हमलावर पीछे से आया। विक्रांत ने उसे देख लिया और अपनी गन बट से उसे गिरा दिया। साले, बॉस को छूने की कोशिश। विक्रांत गुर्राया और एक लात उसकी छाती पर मार दी। माहौल गर्म हो रहा था। गोलियां चल रही थीं, लोग गिर रहे थे, धूल उड़ रही थी। आर्यमन अपने कोट को उतार कर फेंक चुका था। उसकी सफेद शर्ट अब धूल और खून के छींटों से सन गई थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसका हर मुक्का उसके अंदर के दर्द और गुस्से का इजहार था। हर बार जब वो किसी को मारता, उसे लगता जैसे वो उन सबको सजा दे रहा है जिन्होंने उसके अतीत और साची को छुआ था। गोदाम के बीचों बीच आर्यमन खड़ा था, हाँफते हुए। 4-5 आदमी उसके पैरों के पास गिरे पड़े थे, लेकिन डॉली वहां नहीं था। गोदाम खाली था, धुआं छट चुका था, लेकिन आर्यमन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। जमीन पर पड़े गुंडों में से एक अभी भी हिल रहा था। वो इस गैंग का सबसे खतरनाक और जिद्दी लड़ाका था। उसके हाथ में एक चाकू था और चेहरे पर खून सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी लड़ने की आग थी। उसने उठने की कोशिश की। आर्यमन की निगाहें उस पर जम गईं। आर्यमन की सांसें भारी हो गई थीं, लेकिन थकान की वजह से नहीं, बल्कि उस जहर की वजह से जो समीर खुराना ने उसकी रगों में भर दिया था। उस गुंडे का खून से सना हुआ चेहरा धुंधला हो गया और उसकी जगह आर्यमन को समीर खुराना का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगा। वही समीर जिसने सांची को अपनी कहा था, वही समीर जिसने उसका हाथ मांगने की हिमाकत की थी। आर्यमन का धैर्य टूट गया। उसने अपनी बंदूक बेल्ट में वापस खोसी और चीते की तरह उस गुंडे पर लपका। इससे पहले कि वो गुंडा खड़ा हो पाता, आर्यमन ने उसका कॉलर पकड़ा और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! धूल का एक गुबार उठा। गुंडा दर्द से कराह उठा, लेकिन आर्यमन को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। आर्यमन उसके सीने पर चढ़ बैठा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, नसें तन गईं और एक के बाद एक मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। ठक ठक ठक। हर मुक्के के साथ आर्यमन के मुंह से दबी हुई आवाजें निकल रही थीं। तुमने उसे ठक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? ठक। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। ठक। नीचे पड़ा गुंडा तो कब का बेहोश हो चुका था। उसका चेहरा सूझकर पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन आर्यमन रुका नहीं। उसका हाथ खून से सन गया था, शायद उसका खुद का भी, क्योंकि उसकी मुट्ठी छिल गई थी। लेकिन दर्द का उसे कोई एहसास नहीं था। उसे सिर्फ वो नफरत याद थी। विक्रांत, जो कुछ दूरी पर खड़ा बाकी आदमियों को संभाल रहा था, इस मंजर को देखकर सन रह गया। उसने बॉस को गुस्से में देखा था, बेरहम देखा था, लेकिन ऐसा पागलपन, ऐसा जुनून उसने पहले कभी नहीं देखा था। आमतौर पर आर्यमन किसी भी लड़ाई को साफ सुथरे तरीके से खत्म करता था, एक गोली या एक सटीक वार। वो भावनाओं को कभी हावी नहीं होने देता था। लेकिन आज आर्यमन कोई बिजनेसमैन या डॉन नहीं लग रहा था। वो एक टूटा हुआ आशिक और एक प्रतिशोध से भरा हुआ राक्षस लग रहा था।
विक्रांत समझ गया कि अगर अब बॉस को नहीं रोका तो वो इस आदमी को जान से मार देगा, और वो भी बिना किसी जानकारी उगलवाए। विक्रांत दौड़कर आया और उसने आर्यमन का हाथ पकड़ लिया। बॉस, बॉस रुकिए, वो मर चुका है, बस कीजिए। आर्यमन की सांसें उखड़ी हुई थी, उसकी मुट्ठी हवा में ही रुक गई। उसने धीरे से अपनी लाल आंखों को ऊपर उठाया और विक्रांत को देखा। कुछ पल लगे उसे पहचानने में। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, पसीने की बूंदें खून में मिल रही थीं। विक्रांत ने उसकी आंखों में वो खालीपन देखा जो खतरनाक था। बॉस, हमें इससे पूछना था, ये डॉली का राइट हैंड है, अगर ये मर गया तो सुराग भी मर जाएगा। आर्यमन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की। उसने बेहोश पड़े आदमी को देखा, जिसका चेहरा अब सिर्फ मांस का लोथड़ा लग रहा था। उसने झटके से उसे छोड़ा और खड़ा हो गया। अपने खून सने हाथों को उसने अपनी सफ़ेद शर्ट से पोंछा, जिससे शर्ट पर लाल निशान पड़ गए। उसने एक लंबी सांस ली और अपने बालों को पीछे किया। इसे उठा लो। आर्यमन की आवाज़ में अब बर्फ जैसी ठंडक थी। होश में लाओ और फिर इससे पूछो कि इसका मालिक किस बिल में छुपा है। वो गोदाम के टूटे दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां ठंडी हवा आ रही थी। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, बस दबा दिया गया था। वो जानता था कि असली लड़ाई समीर से है, और वो लड़ाई गोलियों से नहीं बल्कि रूह से लड़ी जाएगी। विक्रांत ने अपने आदमियों को इशारा किया, इसे ले चलो, लेकिन उसकी नज़रें बॉस की पीठ पर थीं। वो समझ गया था कि साची का मामला अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि आर्यमन के वजूद का सवाल बन चुका है। गोदाम में अब सिर्फ कराहने की आवाज़ें गूंज रही थीं। विक्रांत और उसके आदमी घायल गुंडों को रस्सियों से बांधने में लगे थे। आर्यमन दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी पीठ कमरे की तरफ थी। उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था, बस एक शांत ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अंधेरे के एक कोने में लोहे के बड़े ड्रमों के पीछे एक परछाई हिली। ये वो लड़का था जो अब तक छुपा हुआ था, छोटा, फुर्तीला और कायर। उसने देखा कि राठौड़ का ध्यान भटका हुआ है। उसने अपनी कमर से एक लंबा जंग लगा हुआ रामपुरी चाकू निकाला। उसकी आंखों में मौत का डर था, लेकिन वही डर उसे खतरनाक बना रहा था। अगर इसे मार दिया तो शायद मैं बच निकलूं, उसने सोचा। वो दबे पांव बिल्ली की तरह आर्यमन की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आहट मरे हुए लोगों की कराहों में दब गई। वो आर्यमन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने चाकू हवा में उठाया, सीधे आर्यमन की गर्दन पर वार करने के लिए। आर्यमन की छठी इंद्री चीख उठी। उसे हवा के दबाव में बदलाव महसूस हुआ। वर्षों की ट्रेनिंग और हजारों खतरों से गुजरने का तजुर्बा उसे सचेत कर गया। उसने पलटने में 1 नैनोसेकंड की भी देरी नहीं की। आर्यमन बिजली की रफ्तार से एक तरफ झुका। चाकू की धार हवा को चीरती हुई गुजरी, लेकिन पूरी तरह चूक नहीं पाई। चिर्र! चाकू की नोक ने आर्यमन की बाईं बाह को छू लिया। उसकी महंगी सफ़ेद शर्ट फट गई और एक गहरी लाल लकीर उसकी त्वचा पर उभर आई। खून की गर्म धार बहने लगी। आर्यमन ने दर्द की परवाह किए बिना अपनी हरकत जारी रखी। उसने हमलावर की कलाई, जिसमें चाकू था, हवा में ही पकड़ ली और उसकी कलाई को एक झटके से मोड़ दिया। लड़के के मुंह से चीख निकल गई और चाकू उसके हाथ से छूटकर जमीन पर खनक के साथ गिर गया। इससे पहले कि वो संभलता, आर्यमन ने हवा में उछलकर एक जोरदार लात उसके सीने पर जड़ दी। लड़का किसी फुटबॉल की तरह उड़ा और लोहे की रेलिंग से टकराकर नीचे गिर गया। उसकी पसलियों के टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दी। वो तड़प रहा था। विक्रांत और बाकी गार्ड्स, जो ये देखकर सन्न रह गए थे, अब चीतों की तरह दौड़ पड़े। बॉस! विक्रांत ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उस लड़के के सिर पर तान दी। 2 अन्य आदमियों ने उसे जमीन पर दबोच लिया। इसे खत्म कर दूं सर? विक्रांत ने गुस्से में पूछा। आर्यमन अपनी जगह पर खड़ा था, अपने घायल हाथ को दूसरे हाथ से दबाए हुए। खून उसकी उंगलियों के बीच से रिस रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने गहरी, सख्त आवाज में आदेश दिया, नहीं, इसे जिंदा चाहिए। इसे भी ले चलो। ये उगलेगा कि इसने ये हिमाकत किसके इशारे पर की। माहौल फिर से शांत हो रहा था कि तभी एक अजीब आवाज गूंजी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। ये किसी महंगे फोन की रिंग नहीं थी, बल्कि एक पुराने कीपैड फोन की तीखी आवाज थी। सब चौंक गए। आवाज उस गुंडे की जेब से आ रही थी, जिसे आर्यमन ने कुछ देर पहले बुरी तरह पीटा था और जो अब बेहोश पड़ा था।
आर्यमन की नज़रें उस बेहोश शरीर पर गईं। रिंगटोन की आवाज़ खाली गोदाम में गूंज रही थी, जैसे मौत की घंटी हो। आर्यमन धीरे धीरे उसके पास गया। उसने झुककर उस गुंडे की जेब से खून से सना हुआ फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ अननोन लिखा था। विक्रांत ने इशारा किया, सर मत उठाना, ट्रेस करते हैं। लेकिन आर्यमन ने फ़ोन का हरा बटन दबा दिया और कान से लगाया। वो कुछ नहीं बोला, वो बस सुनना चाहता था। कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर दूसरी तरफ से एक हंसी सुनाई दी। वो हंसी ठंडी थी, किसी पागल की नहीं, बल्कि एक शतरंज के खिलाड़ी की हंसी थी जो अपनी चाल पर इत्मीनान महसूस कर रहा हो। डॉक्टर राठौर साहब, मान गए आपको। आज तो आप कहर ढा रहे थे। सच कहूं तो मैं तो बस पॉपकॉर्न लेकर बैठा था कि कब मेरा शो शुरू होगा। आर्यमन की मुट्ठी कस गई। उसे समझ आ गया, ये डॉली था। आर्यमन ने सख्त आवाज में पूछा, कहाँ छुपाए तू कायर? डॉली फिर हंसा। कायर मत कहिए साहब, इसे समझदारी कहते हैं। अच्छा हुआ कि मैं आज वहां नहीं आया, वरना जो हाल मेरे बेचारे आदमियों का किया है वही मेरा भी होता। और मुझे अभी मरना नहीं है, बहुत खेल बाकी है। उसने एक पल का विराम लिया और फिर उसकी आवाज़ एकदम गंभीर हो गई। खैर, जाने दीजिए, और ये लुका छिपी पकड़ा पकड़ी का खेल बंद कीजिए मिस्टर राठौड़। मैं वो हवा हूं जिसे आप मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। अपनी ये फौज वापस बुला लीजिए, मैं तो आपको मिलने से रहा। आर्यमन की आंखों में खून उतर आया। उसके घाव का दर्द उसकी नफरत के आगे फीका पड़ गया था। उसने फोन को इतनी जोर से पकड़ा कि उसका प्लास्टिक चटकने लगा। उसने दांत पीसते हुए बेहद शांत लेकिन खतरनाक लहजे में कहा, सुन डॉली, तू हवा है तो मैं तूफान हूं। तू पाताल में भी छुप जाए, मैं तुझे ढूंढ कर निकालूंगा। और याद रख, तेरी मौत और सिर्फ तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। ये आर्यमन राठौड़ का वादा है। डॉली कुछ कहने ही वाला था, लेकिन आर्यमन ने मौका नहीं दिया। उसने फोन को पूरी ताकत के साथ कंक्रीट के फर्श पर दे मारा। धड़म! फोन के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उसकी बैटरी छिटककर दूर जा गिरी। गोदाम में अब सिर्फ आर्यमन की भारी सांसों की आवाज थी। उसने अपने जख्मी हाथ को देखा। खून की बूंदें फोन के टुकड़ों पर गिर रही थीं। ये उसका खून था, और आर्यमन का नियम था, जो मेरा एक कतरा खून बहाएगा, मैं उसका अस्तित्व मिटा दूंगा। विक्रांत पास आया, घबराया हुआ। बॉस, आपका हाथ? आर्यमन ने हाथ झटक दिया। घाव गहरा नहीं है, चलो। उसने पलटकर अंधेरे में डूबे उस शहर को देखा। तुमने फोन करके अपनी जगह नहीं बताई डॉली, लेकिन तुमने मुझे ये बता दिया कि तुम डरते हो, और डरा हुआ शिकार ज्यादा दिन नहीं बचता। वो एसयूवी की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके दिमाग में अब एक नई चिंता थी। अगर डॉली उसे फोन कर सकता है, तो क्या वो सांची तक भी पहुंच सकता है? अब उसे घर लौटना था, अपनी सांची के पास। गोदाम का सन्नाटा पीछे छूट गया था। काली एसयूवी तेजी से शहर के सुनसान रास्तों पर दौड़ रही थी। सुरक्षा के लिए आगे पीछे 4 और गाड़ियां थीं, जो किसी किले की दीवार की तरह आर्यमन की कार को घेरे हुए थीं। कार के अंदर खामोशी थी, लेकिन हवा में खून की गंध अभी भी ताज़ा थी। आर्यमन पिछली सीट पर बैठा था, सिर पीछे टिकाए हुए और आंखें बंद किए। उसका बायां हाथ, जिस पर गहरा घाव था, उसने रुमाल से बांध रखा था, लेकिन खून फिर भी धीरे धीरे रिसकर उसकी आस्तीन को लाल कर रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे विक्रांत की नज़रें बार बार रियर व्यू मिरर में जा रही थीं। बॉस की हालत देखकर उसकी चिंता साफ थी। कुछ ही देर में गाड़ियों का काफिला राठौड़ मैंशन के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुआ। कार पोर्च में रुकी। गार्ड्स ने तुरंत दरवाजे खोले। आर्यमन ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और कार से नीचे उतरा। उसकी हालत बुरी थी। उसकी शर्ट फटी हुई थी, बाल बिखरे थे और चेहरा पसीने और धूल से सना था। उसे पता था कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन अभी उसे सिर्फ अपने कमरे में जाना था और साची को बिना बताए सो जाना था। उसे लगा कि इतनी रात हो चुकी है, साची ज़रूर सो रही होगी। लेकिन जैसे ही उसने हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, उसके पैर ज़मीन पर ही जम गए। सामने पोर्च की मध्यम रोशनी में साची खड़ी थी। उसने अपनी रात की सफ़ेद नाइटी के ऊपर एक शॉल ओढ़ रखा था। हवा उसके खुले बालों को उड़ा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में एक अजीब सा खालीपन और डर था। वो जाग रही थी, उसका इंतज़ार कर रही थी।
आर्यमन का दिल थम गया। ये वो मंजर नहीं था जो वो चाहता था कि साची देखे। उसने अपने घायल हाथ को पीछे छिपाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। साची की नज़रें सीधे उसके चेहरे पर थीं, फिर उसकी फटी हुई शर्ट पर और आखिर में उस खून से सने रुमाल पर जाकर टिक गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी को सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आर्यमन कुछ बोलना चाहता था, जाओ, सो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन साची की आंखों में जो दहशत थी, उसने उसके शब्द छीन लिए। साची ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके होंठ फड़फड़ाए, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वो बस देखती रही, खून, चोट और वो इंसान जो उसे दुनिया से बचाने का वादा करके गया था, खुद घायल होकर लौटा था। आर्यमन जानता था कि ये सिर्फ एक चोट नहीं थी, ये एक सच था जो अब साची के सामने नंगा खड़ा था। आर्यमन की दुनिया कितनी खतरनाक और हिंसक है। और इसी सन्नाटे और खौफनाक खुलासे के साथ रात और गहरी हो गई।